हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी। पिछले 2-3 महीने से मैं ऑनलाइन आ ही नहीं पाया, तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि आप लोगों से बात करता हूँ। वैसे आज का दिन एक थोड़ा स्पेशल दिन भी है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज के दिन प्रयास रहता है कि मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा सके लोगों को, उतना कोशिश की जाए। तो हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और कोशिश करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख के जितना मैं जवाब दे पाऊँ उतना कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है कि इतने सारे मैसेज आना शुरू होते हैं कि समझ ही नहीं आ पाता किसको जवाब दिया ना दिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं हेलो नमस्कार एक साथ, अब जो भी है वो सवाल पूछिएगा। हेलो हाय, तो लेट्स सी क्या लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर पवन ने पूछा हुआ है, हाय सर, एज 22 साल की है, इनकी हाई ब्लड प्रेशर विद एंजाइटी यूजिंग फ्लॉक्सिटिन 10 mg, इज इट गुड? हाँ पवन, फ्लॉक्सिटिन एक अच्छी दवाई मानी जाती है, काफ़ी सेफ दवाई भी मानी जाती है। और 22 साल की उम्र में अगर बीपी बढ़ रहा है तो एंजाइटी की वजह से ही बढ़ेगा, इसके काफ़ी चांसेस होंगे, तो कंटिन्यू करिएगा। वैसे थोड़ी डोसेज कम की तरफ है, आमतौर पे 20 mg या 40 mg तक डोज आती है फ्लॉक्सिटिन की, लेकिन वो आपके डॉक्टर उसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा, एक गलती आप लोग कई बार करते हैं जो मैंने देखा है, अपने पेशेंट्स में देखा है, वो ये है कि आप लोग एक पहली बार जाकर डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं और फिर आप उसी दवाई को चलाते रहते हैं। ऐसा मत करिए। दवाई की डोसेज को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक दवाई खाना ज़रूरी नहीं है, उसकी डोसेज को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे सिम्टम्स आते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे दवाइयों की डोसेज भी चेंज किया जाता है और कम करके फिर बंद करने का प्रयास किया जाता है। तो आगे बात, क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, मानसिक बीमारियों के इलाज में 2-3 जो बातें हमसे लोग क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और जो आप लोगों के मन में मिथ्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक बात जो हम बार बार बोलते हैं वो यही है कि ज़्यादातर लोग दवाई शुरू ही नहीं करते हैं इस वजह से कि उनको डर लगता है कि एक बार शुरू कर ली तो बंद ही नहीं हो पाएगी, और उनको लगता है अगर शुरू नहीं की तो ठीक है, बट एक बार शुरू करी तो बंद नहीं हो पाएगी। देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप दवाई शुरू नहीं करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमारी तो बनी रहेगी। अब जब तक बीमारी का इलाज शुरू ही नहीं किया जाएगा तब तक उसका जो बंद होने का काउंटडाउन है वो कहाँ से शुरू होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दवाई लंबी ना खानी पड़े, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दवाई को सही टाइम पे शुरू भी किया जाए। अगर दवाई लेट से शुरू होगी, जितना लंबा ट्रीटमेंट गैप होगा बीमारी आने का और दवाई होने का, उतना मुश्किल आती है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि इलाज को टालना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। सर, नींद ज़्यादा आने के तरीके, मतलब नींद ज़्यादा आ रही है आपको या नींद कम आ रही है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। दीपक पारेख पूछ रहे हैं, सर एक पेशेंट है, काफ़ी डॉक्टर को दिखा लिया है फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा है, क्या आपको दिखा लें एक बार? नहीं दीपक पारेख जी, मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस शहर में हैं उसी शहर में और लोगों को दिखाइए। देखिए, साइकेट्री की एक दिक्कत ये है कि कई बार एक पेशेंट पे कौन सी दवाई सूट करेगी ये ढूंढने में दिक्कत लग जाती है, राइट? तो मान लीजिए आपने एक डॉक्टर दिखाया, उसने कोई दवाई दी और उससे इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो अगर आप दूसरी बार दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तो वो समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा डॉक्टर फिर से नए सिरे से शुरुआत करेगा। अगर आपने पहले डॉक्टर को दिखाया, उसने एक दवाई लिखी, उससे आपको इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो उस डॉक्टर को कम से कम पता है कि अच्छा, अब इस दवाई से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज करता हूँ। बट आप मान लो दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, अब उसको पता भी नहीं कि पहले डॉक्टर ने किस हिसाब से काम किया था, तो फिर नए लेवल से शुरू करेगा। तो देखिए, डॉक्टर से डॉक्टर एक मतलब हॉपिंग नहीं करनी है कि एक डॉक्टर पे गए, दूसरे डॉक्टर पे गए, तीसरे पे गए, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को समय लगता है। और स्पेशली साइकेट्री ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे कई बार टाइम लगता है रिजल्ट आने में, वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ टिकना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीपक पारेख जी, आपको मेरे पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिन डॉक्टरों को दिखाया उनमें से ही जो आपको सही सबसे सबसे अच्छे लगे उनको ही दिखाइए, उनको टाइम दीजिए, 3 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए। कई बार समय लग जाता है। ऑलराइट, रिकी कुमार जी ने बोल रहे हैं कि सर आपसे मिलने दिल्ली आया लेकिन मिल नहीं पाया। हाँ रिकी जी, लॉकडाउन के बाद से हमने क्लिनिक स्टार्ट नहीं किया है, सब ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं, तो शायद इसलिए आप नहीं मिल पाए होंगे, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। सिकंदर कह रहे हैं कि सर सीबीटी पे वीडियो बनाइए एग्जाम्पल के साथ। जी सिकंदर, आप का जो सुझाव है अच्छा है, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं।
ऑल राइट। विशाल कह रहे हैं सर जी मेरा शरीर कांपता है, क्या करूं? विशाल जी देखिए, शरीर कांपने के तो काफी कारण हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पार्किंसंस जैसी। आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बाकी सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको कोई साफ सुथरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन नहीं दे सकता। आपको देखने के बाद ही डायग्नोज किया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं आपके आसपास, अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 20-25 के करीब है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बट अगर आप 40-50 के करीब हैं, उसके ऊपर है, तो पहले न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाइए। ट्रेमर्स एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। एक सेकेंड। धर्मेंद्र पूछ रहे हैं, हाय डॉक्टर, फोबिया और सोशल फियर एंड एक्सट्रीम थिंकिंग आफ्टर लोनाजेप 0.25 mg आई फील गुड, हैव टू टेक इट 3 times a week। धर्मेंद्र जी देखिए, लोनाजेप के अंदर क्लोनाजिपाम होता है, और क्लोनाजिपाम एक बहुत अच्छी दवाई है इमीडिएट एंग्जाइटी कम करने के लिए। लेकिन क्लोनाजिपाम की दिक्कत ये है कि अगर आप सिर्फ क्लोनाजिपाम खाते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी। ये जितनी भी जिपैम वाली दवाइयां होती है ना, एल्प्राजोलैम, क्लोनाजिपैम, लोराजिपैम, डाइजिपैम, इन सबको बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं। और यही एकमात्र दवाइयां हैं साइकेट्री में जिनकी आदत पड़ सकती है लॉन्ग टर्म में जाके। तो शॉर्ट टर्म में तो इनके इलाज, इनको इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कई महीनों तक इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात धर्मेंद्र शर्मा जी, अगर आप सिर्फ लोनाजेप खा रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म दवाई खा रहे हैं, आपके दवाई में कोई लॉन्ग टर्म दवाई है ही नहीं। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म दवाई भी ऐड होनी चाहिए, जैसे एसिटेलोप्राम हो गया या सर्टलिन हो गया। वो आपको अपने डॉक्टर को दिखा के करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ लोनाजेप खाना समझदारी नहीं है, और नुकसान करेगी बाद में जाके। एक और बात देखिएगा, लोग गलती क्या करते हैं कि कई बार ये लोनाजेप जैसी दवाइयां तो फिर भी खा लेते हैं, असली दवाई जो है उसको नहीं खाते। अब ये तो वही बात है कि मान लो मुझे इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं कहूँ कि यार मैं पैरासिटामोल तो खाऊंगा, लेकिन मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा। अगर मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा तो इन्फेक्शन ठीक कैसे होगा? तो अगर मुझे पूरा ठीक होना है तो बुखार को कंट्रोल करने के साथ साथ इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे ही लोनाजेप जैसी दवाइयां एक सिम्टम कंट्रोल के लिए होती हैं, लेकिन साथ में एक और दवाई होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम को, एंग्जाइटी को जड़ से खत्म करे। और सोशल फोबिया अगर आपको है तो सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, काउंसलिंग सेशंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। विनीत कुमार जी कह रहे हैं, कहाँ गया विनीत कुमार जी का क्वेश्चन? विनीत जी आपका क्वेश्चन गायब हो गया, नीचे से और क्वेश्चन आ गया, आई एम सॉरी। फिर से लिख के भेज दीजिए, मुझे दिखेगा तो फिर से रिप्लाई करूंगा मैं आपका। अंकिता चौहान कह रही है कि सर ट्रिप्टोमर मेडिसिन के बारे में बताइए प्लीज। अंकिता, ट्रिप्टोमर के अंदर एमिट्रिप्टिलिन नाम का सॉल्ट होता है, आमतौर पर 10 mg या 25 mg में दी जाती है। लो डोज में इसका इस्तेमाल हेडेक के लिए होता है, माइग्रेन के लिए भी होता है, माइग्रेन हेडेक के लिए होता है प्राइमरली। हाई डोज में एंटी डिप्रेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट आजकल इसको हाई डोज में यूज किया नहीं आता है क्योंकि ज्यादा अच्छी दवाइयां आ गई हैं। लो डोज 10 mg 25 mg में माइग्रेन के इलाज के लिए यूज की जाती है, अच्छी दवाई है, काफी अच्छा काम करती है। बट अपने आप से नहीं लेना है, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी है। देखिए, आप में से कई बार कई लोग मुझसे नाराज होते हैं कि आप बस लक्षण बता के चले जाते हो, इलाज तो बताते नहीं हो। बिना डॉक्टर से मिले इलाज कभी नहीं करवाना है, राइट? देखिए, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन की कोई एक दवाई है, डिप्रेशन की तो 50 दवाइयां अवेलेबल हैं। आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके सिम्टम कैसे हैं, आपको और कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और बीमारी है कि नहीं है, क्या साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना है, वो सब देख के दवाई दी जाती है। कभी भी प्लीज किसी से सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देख के दवाई मत लीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए। मधुर कुकृति जी बोल रहे हैं कि ये 20 साल के हैं, नॉट एबल टू स्लीप फॉर लास्ट 9 months, ऑल्सो हैविंग सीवियर एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस। मधुर, अगर आपको 9 महीने से नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको मोस्ट लाइकली डिप्रेसिव या फिर एंग्जाइटी सिम्टम्स हो रहे होंगे। आप लिख भी रहे हैं कांट स्टॉप थिंकिंग। प्लीज इसको और डिले मत करिए, जाके डॉक्टर से मिलिए, और मोस्ट लाइकली चीज कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाएगी। प्लीज डोंट डिले। डेली मोटिवेशन कह रहे हैं, सर ओसीडी के बारे में कुछ बताइए प्लीज, बहुत परेशान हूं मैं, डॉक्टर ने मुझे डेपरान 5 mg दिया है। ओसीडी के बारे में तो मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं। देखिए, ओसीडी में बेसिकली दो चीजें हैं। एक प्रकार का विचार दिमाग में बार बार आता है, और व्यक्ति एक प्रकार की चीजें बार बार करता है। क्या चीजें करता है ये अक्सर डिपेंड करता है विचार क्या आ रहा है। अगर विचार ये आ रहा है कि हाथ गंदे हैं, शरीर गंदा है, धूल लगी हुई है, या फिर कोई इन्फेक्शन होने का खतरा है, इस प्रकार का विचार दिमाग में बार बार आता है, तो व्यक्ति बार बार हाथ धोना, कपड़े धोना, बार बार नहाना। कई बार लोगों को ये सिम्टम आता है कि वो जब टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट जाने के बाद उनको लगता है कि वो साफ नहीं हुए, वॉश नहीं कर पाए,
तो घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, वॉश करते रहते हैं, कई बार उनको चोट तक लग जाती है। तो इसका इलाज जो है ओसीडी का लंबा चलता है, कम से कम 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। आपको डेप्रान 5 mg दी गई है। डेप्रान में बेसिकली एसिटलोप्राम होती है, डेली मोटिवेशन जी, और डोज थोड़ी कम है। ओसीडी में डोज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर ने नई दवाई शुरू की होगी आपकी, इसलिए कम डोज पे शुरू की है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी एज कम हो। जैसे जैसे सिम्टम थोड़ा सा इंप्रूव होंगे वैसे वैसे थोड़ा डोज बढ़ाएंगे। अच्छा, इस बात पे मैं एक और बात बताऊंगा आप लोगों को। मेरे खुद के पेशेंट्स भी कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब डोज कम रखिए। देखिए, डोज कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक एप्रोप्रिएट डोज देनी है जिससे बीमारी पूरी तरीके से दब पाए। अगर हम आधी अधूरी डोज देंगे तो बीमारी भी आधी अधूरी ठीक होगी, और आधी अधूरी ठीक हुई मतलब दवाई चलती रहेगी। अगर प्रॉपर डोज इस्तेमाल की जाएगी, बीमारी पूरी दब जाएगी, पूरे सिम्टम खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर दवाई को धीरे धीरे कम कम करके बंद किया जाता है। तो इसलिए सही डोज में दवाई लेना बहुत जरूरी है। मैं ये समझ सकता हूँ कि एज अ पेशेंट डर लगता है कि यार हाई डोज खानी पड़ रही है, बट हाई डोज लो डोज को छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये कि हर दवाई की डोज अलग होती है। जैसे पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल को एक हल्की दवाई माना जाता है, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। अब वो 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम की आती है। कंपैरिजन में एक एल्प्रेक्स है, सिर्फ आधी मिलीग्राम की आती है, लेकिन एल्प्रेक्स पैरास्टामोल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप 500 mg और आधी mg कंपेयर करें तो आपको लगेगा 500 mg तो बड़ी चीज होगी, आधी mg कम होगी, बट ऐसा नहीं है, एल्प्रेक्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो आप डोसेज के ऊपर जाकर परेशान मत होइए, आप अपने डॉक्टर को उसको डिसाइड करने दीजिए। ऑलराइट, आई थिंक डेली मोटिवेशन जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आई थिंक डेली मोटिवेशन जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मेंस बूस्ट पर्सनालिटी नाम से प्रोफाइल है। ये कह रहे हैं सर आई हैव अ ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, और बट डॉक्टर रिकमेंडेड ओसीडी, बट माय फिल्टर सर्किट इज गुड। आपको कैसे पता आपका फिल्टर सर्किट गुड है सर? आप देख सुना सकते हैं अपने फिल्टर सर्किट को? बिकॉज मैं बुरा भला किसी की सामने बोलता नहीं हूँ, मुझे समझ है सर क्या गलत है क्या नहीं। ब्रेन एंड ब्लड टेस्ट। देखिए, जिन जो भी व्यक्ति हैं जिनका नाम मेंस बूस्ट पर्सनैलिटी के नाम से है, देखिए ओसीडी कई प्रकार का होता है, और ओसीडी का एक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव रूमिनेशन। रूमिनेशन मतलब चेन ऑफ थॉट, एक ख्याल आया, फिर दूसरा ख्याल आया, फिर तीसरा ख्याल आया। हो सकता है आपके अंदर ओसीडी का वो वाला टाइप हो, इसलिए आपके डॉक्टर ने आपको ओसीडी की दवाई दी है। हर ओसीडी में आदमी सिर्फ हाथ धोता है या फिर कपड़े बदलता है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों में ऐसा ओसीडी होता है जिनमें या फिर कपड़े बदलता है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों में ऐसा ओसीडी होता है जिनमें उनको, जिसको मैजिकल थिंकिंग कहते हैं, उनमें उनको ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर मैंने सीधा पैर पहले रखा तो सब ठीक रहेगा, अगर मैंने लेफ्ट पैर पहले रख लिया तो मेरे घर में कोई मर जाएगा। या फिर ऐसा ख्याल आता है कि अगर अगर मैंने दरवाजे को राइट हैंड से छुआ तो ठीक रहेगा, लेफ्ट से छुआ तो कुछ हो जाएगा। इस प्रकार के विचार भी ओसीडी का पार्ट होते हैं, इसको मैजिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो मैजिकल थिंकिंग कई तरीके से हो सकती है। मोहन सुथार जी का मैसेज आया है कि हेलो सर, मुझे नींद नहीं आती है, क्या करना चाहिए? मोहन सुथार जी, आपको पूरी नींद आती है, आपसे कल ही फोन पे बात हुई थी, तो आप मजे मत लिया करें हमारे लाइव में आके। मोहन सुथार जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोगों ने मिलकर क्लिनिक की शुरुआत की थी, और बहुत ही अजीज है मुझे। तो कई बार ये मैं जब लाइव करता हूँ तो अपना एंजॉयमेंट करने के लिए बीच में आ जाते हैं। नितिन भंडारी, सर रात को वेरी बैड थॉट और स्लीप नहीं आती है। तो नितिन जी, बैड थॉट मतलब क्या? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सैडनेस वाली चीजें आ रही हैं? अगर ऐसा हो रहा है और नींद नहीं आ रही है, और अगर बाकी लक्षण भी हैं उदासी वाले, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, घबराहट हो रही है, अपने बारे में खराब विचार आ रहे हैं, तो शायद डिप्रेशन के लक्षण आ रहे होंगे। तो उसके लिए प्लीज ट्रीटमेंट करिए। वैशाली कह रहे हैं कि प्लीज डू अ सेशन ऑन एपिलेप्सी। वैशाली, एपिलेप्सी का इलाज हम लोग नहीं करते हैं, एपिलेप्सी को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। तो दिमाग के दो डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट एपिलेप्सी, या फिर स्ट्रोक हो गया, पार्किंसंस हो गया, ज्यादा कंपन वाली दिक्कतें हो गई, इस टाइप की चीजों को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। साइकेट्रिस्ट आमतौर पे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ओसीडी हो गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, इस सबको साइकेट्रिस्ट देखते हैं। ऑलराइट, देव आहूजा कह रहे हैं कि आई टेक पैरोक्सिटिन फॉर आईबीएस बट इट कीप्स मी ड्राउजी। देव, पैरोक्सिटिन से हाँ नींद आ सकती है। आप अपनी डोज से एडजस्ट करवा लीजिए।
अपने डॉक्टर से, ज़्यादा डोज है तो उसको कम करवा लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पैरोक्सिन आपको सूट नहीं कर रही है तो आप किसी और दवाई पे चले जाइए, जैसे एसिटालोप्राम पे नींद की समस्या थोड़ी कम हो सकती है, वो तो एडजस्ट हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देवेंद्र पूछ रहे हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये कब तक लेना होगा? देवेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप अपनी बीमारी को समझते हैं। कम से कम सर आपको 1 से 2 साल, कम से कम 2 साल ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए, 2 साल सुन के बड़ा खराब लगता है कि यार 2 साल दवाई कौन खाएगा? लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक बार दवाई का लंबा कोर्स करके खत्म करिए उस चीज़ को लाइफ में, ताकि वापस लौट के ना आए। तो अगर एक लंबा कोर्स करके आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं तो ज़्यादा समझ आ रही है। मान लीजिए आपने 3 महीने दवाई खा के बंद कर दी और 2 महीने बाद बीमारी वापस आ गई, तो वो तो और खराब है ना। बार-बार आप एक चीज़ में फँस रहे हैं, बार-बार लाइफ रुक रही है। इससे अच्छा एक लंबा कोर्स करके खत्म करिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली साइकियाट्री में मेडिकल साइंस अभी इतना ही आगे बढ़ पाया है कि लंबी दवाई के साथ ही इलाज हो पाता है। शायद आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद 2-2 हफ्ते के ट्रीटमेंट होने लगेंगे, बट अभी हम उस स्टेज से दूर हैं। तो अभी इस टाइम पे जो सही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसी को इस्तेमाल करिए। और कम से कम देखिए, अब मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि मुझे बहुत टाइम हो गया, 2011 से हम लोगों ने साइकियाट्री के पेशेंट देखने शुरू किए थे, जब हमारी कोचिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी साइकियाट्री में। मैंने 2 टाइप के पेशेंट देखे हैं साइकियाट्री में। पहले पेशेंट वो होते हैं जो कि अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये बात मानते हैं कि उनको कुछ बीमारी है और वो कहते हैं कि हमें ठीक होना है। ये लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे-जैसा बोला जाता है वैसे करते हैं और कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीते हैं। एक दूसरे टाइप के पेशेंट होते हैं जो कि इस बात को कभी मान ही नहीं पाते, स्वीकार ही नहीं कर पाते कि इनको कुछ मानसिक बीमारी है। इनमें क्या होता है, जब इनके लक्षण बढ़ते हैं तो ये दवाई खाते हैं, जैसे ही लक्षण कम होते हैं दवाई बंद कर देते हैं। दवाई बंद कर देते हैं, कुछ टाइम तक ठीक रहते हैं, फिर से इनके लक्षण बढ़ जाते हैं, फिर दवाई खाते हैं। तो ये सेकंड टाइप वाले लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वो अटकी रहती है। अभी ठीक है, कल ठीक नहीं है। अभी दवाई खा रहे हैं, कल दवाई नहीं खा रहे हैं। तो प्लीज़ ये सेकंड टाइप के पेशेंट मत बनिए। फर्स्ट टाइप के पेशेंट बनिए, इलाज कराइए, सिम्पटम से बाहर निकलिए और नॉर्मल लाइफ में जाइए। ऐसा हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि साइकियाट्री की बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये भ्रम है, ये मिथ्या है, दिस इज़ अ मिथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक होंगे। अनिमिक मुखर्जी कह रहे हैं, हेलो सर, वेरी बिग फैन ऑफ यू। अनिमिक, शुक्रिया। लेकिन मैं मेरा आप फैन कैसे हो सकते हैं? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़े ना हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स के फैन होने चाहिए। बट मैं आपका थैंक्स बोलूँगा, आपने ये अच्छी बात लिखी मेरे लिए। शुक्रिया बोलूँगा मैं आपको इस चीज़ के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि हम डॉक्टर्स के फैन होने चाहिए। हम कोई टीवी स्टार या मूवी स्टार थोड़ी ना है। राइट, आगे देखते हैं। डॉक्टर सुहिता सुर, sir, I am a NEET PG aspirant. Since last 1.5 year, I am on fluoxetine, oxcarbazepine, and aripiprazole. I am okay now, but sometimes I feel loss of motivation and energy. What to do, sir? Shweta, I don't think this loss of motivation or energy is related to your illness, because if it was because of the illness, it would not be occasional. It would be there for most of the time. I think whosoever your doctor is, he's a good guy, he's a good doctor, he's a good guy, he's a good doctor, or she's a good doctor. The prescription looks good. Please continue on that. बाकी मोटिवेशन प्रॉब्लम आ रही है, टॉक टू पीपल, लिसन टू द मोटिवेशनल वीडियोस। मैंने ही काफी सारे वीडियोस आ रखे हैं, यू लिसन टू दोस एंड you would get back to the rhythm. ओके, पीरजादा बाबर कह रहे हैं, सर अपना नंबर दे दीजिए। पीरजादा जी, कैसे दे दें सर? हम आपको अगर अपना नंबर दे दें ऑनलाइन तो कैसे काम चलेगा सर? हमारी भी तो सर एक पर्सनल लाइफ होती है ना। हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। अगर दिन भर हमारे पास फ़ोन आते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? अविनाश कुमार, ये साइकेट्री वाला चैनल है, यहाँ पे मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात नहीं करता। विशाल राज जी कह रहे हैं, सर हमेशा सोचता रहता हूँ नेगेटिव। विशाल देखो, नेगेटिव सोचते अगर आप रहते हो तो अ, देखो, एक 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 प्रॉब्लम ये भी आती है कि देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि नेगेटिव सोचते रहते हैं। अब ऐसे सिम्टम्स में इंसान को समझ ही नहीं आ पाता है कि उसको बीमारी भी है या बस वो खुद ही लेजी हो गया है।
हम लोग देखते हैं कई बार पेशेंट आके बोलते हैं, सब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर ये बीमारी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं आलसी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। अब ये एक जेन्युइन समस्या है। अ, अगर अगर बीपी होता तो नाप लिया जाता कि भाई बीपी कम है कि ज़्यादा है। अब उदासी को कैसे नापा जाए या फिर नेगेटिव थिंकिंग को कैसे नापा जाए? हालाँकि इसके क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर वाले पेपर पेन टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई टेस्ट करके दिखा नहीं पाता। इसलिए इसको ऐसे नापा जाता है कि अगर वो चीज़, वो लक्षण, चाहे उदासी का है, चाहे घबराहट का है, चाहे नेगेटिव थिंकिंग का है, अगर वो लक्षण आपकी नॉर्मल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उस वजह से आपका काम रुक रहा है, आपके रिश्ते रुक रहे हैं, आपका प्रोफेशनल काम रुक रहा है, तो एक इंडिकेशन है कि शायद ये नॉर्मल नहीं है, बीमारी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, आज आप क्या हैं वर्सेस आप 2 साल पहले क्या थे, जब ये लक्षण नहीं आए, और आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देता है, तो ये भी एक इशारा होता है कि शायद ये नॉर्मल नहीं है, शायद ये बीमारी का पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो विशाल, ये 2 चीज़ें देखिए, अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ जाके आप अपने शहर के साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, और प्लीज़ अपने शहर के ही साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। ये बात मैं इंसिस्ट करता हूँ। मैं बहुत सारे देखता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्लिनिक कहाँ है, आपसे मिल लें। मेरे से क्यों मिलेंगे? मेरे में ऐसा क्या स्पेशल है? मेरे में भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मैं भी एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ। अगर आप अपने शहर के डॉक्टर से मिलेंगे तो क्या होगा कि आप इलाज रेगुलरली करवा पाएंगे। अगर आप दूर दराज से दिल्ली आएंगे या नोएडा आएंगे और मुझसे मिलके जाएंगे, तो आप मुझसे एक बार तो मिल लेंगे, क्या हर बार आप ट्रेन पकड़ के मेरे को दिखाने आएंगे? ऐसा मत करिए, इलाज आपका नुकसान करेगा। आप अपने यहाँ के डॉक्टर से ही मिलिए। एकता कह रही है कि वो ओसीडी के लिए सीजोरॉन ले रही है, सही है क्या? एकता, सीजोरॉन ओसीडी में दी जा सकती है, बट बाकी दवाइयों के साथ। अगर आप ओसीडी के लिए सिर्फ सीजोरॉन ले रही हैं तो सही नहीं है। सुमित पांडे कह रहे हैं सर, हाउ टू ट्रीट ओसीडी विदाउट मेडिसिन। सुमित, आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। लेकिन मैं बोलूँगा ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाई बहुत अच्छा काम करती है, और आप एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का लीजिए। काउंसलिंग भी अच्छा काम करती है, काउंसलिंग के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, बट कॉम्बिनेशन जो है ना ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है ओसीडी में। तो पता नहीं आप दवाई से क्यों बचना चाहते हैं, बट अगर आप सही में नहीं लेना चाहते दवाई, तो आप थेरेपी में जाइए। ईआरपी होती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, लेकिन मेडिसिन भी अच्छा काम करती हैं। परमीत सिंह कह रहे हैं कि सर घर वाले सपोर्ट नहीं करते ट्रीटमेंट कराने को, क्या करूं? परमीत, देखो, आपके घर वालों की भी गलती नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं। मानसिक बीमारियां सिर्फ उसको समझ आती हैं जिसको हो रखी हैं। एक नॉर्मल आदमी जिसको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ है, वो समझ नहीं सकता डिप्रेशन क्या होता है। जिसको एंग्जाइटी नहीं है, वो समझ नहीं सकता एंग्जाइटी क्या होती है। वो बोलते हैं कि यार तुम स्ट्रांग रहो, तुम कोशिश करो, तुम वीक क्यों हो रहे हो, तुम योगा करो, तुम घूमने जाओ। ऐसे थोड़ा ना ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अब क्या बोलें, ये बात समझ जब आती नहीं है सामने वाले को, तो उसकी भी क्या ही गलती है। लेकिन परमित ये है कि अगर घर वाले नहीं भी समझ रहे हैं, तो कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए तो है। घर वाले ना भी सपोर्ट कर रहे हो, मान मान लियो मैं ये बोलता हूँ कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, घर वालों का पैसे की दिक्कत है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। आजकल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्री का इलाज उपलब्ध है। हम लोगों ने खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है ऑलमोस्ट 4 साल तक। ऐसा थोड़ी ना कि जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे तो खराब ट्रीटमेंट करते थे, आज प्राइवेट में आ गए तो अच्छा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। ये जरूर होता है कि गवर्नमेंट में पेशेंट्स इतने ज्यादा होते हैं तो कई बार टाइम कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी कोई खराब नहीं होते हैं। ऑलराइट, थोड़ा धीरे धीरे अगर मैसेज आए तो मैं पढ़ भी पाऊँ। अभिषेक चट्टोपाध्याय, सर माय डॉक्टर इज गिविंग मी फ्लुओक्सामिन 200 mg पर डे, इज इट इनफ? आई एम सीइंग गुड रिजल्ट्स। यस अभिषेक, इट इज अ गुड डोज। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करिए प्लीज उसको। निर्मल सिंह, सर डीवा ओडी 500 एंड ओले 5 mg इज गुड फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। और निर्मल जी, अगर अगर सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं तो इट इज गुड। थोड़ी सी डोज कम है ओले की, थोड़ी डोज ज्यादा हो सकती थी, बट अगर सिम्टम्स कंट्रोल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी विद अरविंद सारस, सर ओसीडी का इलाज इलाहाबाद में कोई डॉक्टर बता दीजिए सर प्लीज। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ अरविंद। इलाहाबाद में एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। अब वो उनका क्लिनिक है, मुझे क्लिनिक का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह है, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा भी है, और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ।
तो आप उनसे मिलिएगा, डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से, इलाहाबाद में है, साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं, और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। विजय प्रकाश सिंह, सर कैन आई यूज प्रेसिडा फॉर एंजाइटी? यस, प्रेसिडा को एंजाइटी में यूज किया जाता है, बट डॉक्टर से लिखवाने के बाद, अपने आप से मत यूज करिएगा। सुमित पांडे, सर आई एम फ्रॉम नोएडा, आपका क्लिनिक का एड्रेस क्या है? सुमित, लिखवाने के बाद, अपने आप से मत यूज करिएगा। सुमित पांडे, सर आई एम फ्रॉम नोएडा, आपका क्लिनिक का एड्रेस क्या है? सुमित, मैं अपने किसी भी लाइव में कभी भी अपने क्लिनिक के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मेरा क्लिनिक कहाँ पे है। आप चाहें तो ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने लाइव में अपने क्लिनिक के बारे में बात करना एडवर्टाइजमेंट जैसा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। राहुल कहते हैं लिथियम से किडनी प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ राहुल, हो सकती है। लॉन्ग टर्म लिथियम यूज से जाके 20-25 साल बाद किडनी में दिक्कतें आ सकती हैं। एक दिक्कत होती है, इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें यूरिनेशन बढ़े आता है, ऐसा हो सकता है, बट आमतौर पर कई सालों के बाद जाके वो दिक्कत होती है। तो अगर डॉक्टर ने आपके इसको अभी लिखा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप 3 महीने या 6 महीने खा लें तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में जाके दिक्कत होती है 20 सालों बाद, या फिर लंबे टाइम के बाद। विनीत कह रहे हैं उनके सिस्टर को, कहा गया क्वेश्चन, ये दिक्कत है, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो नीचे और क्वेश्चन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन गायब हो जाता है। विनीत सॉरी, आपका क्वेश्चन खो गया, आप फिर से भेज दीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोग सब लोग अपनी दवाइयाँ लिख लिख के भेजना शुरू कर दिया आप लोगों ने मुझसे। देखिए, आप प्लीज एक बात समझिए कि आपके डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट लिख के दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन मैं यूट्यूब पे क्या बोल रहा हूँ। आपके डॉक्टर ने आपके सिम्टम्स को देख के, उसको समझ के एक डोसेज डिसाइड की होगी, उस पर आप बिलीव करिए प्लीज़। जितने भी साइकेट्रिस्ट की होगी उस पर आप बिलीव करिए प्लीज़। जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं सब ने एमडी कर रखी है। पहली बात, एमबीबीएस में घुसना इतना मुश्किल है इस टाइम पे, एमबीबीएस करने के बाद एमडी में जाना और मुश्किल है। तो जिस इंसान ने इतने सारे एग्जाम पास किए हुए हैं वो ठीक ही बता रहा होगा, थोड़ा सा विश्वास रखिए उसके ऊपर। चलिए, मैं एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, फिर तो खत्म करते हैं। आई थिंक आधे घंटे के करीब हो चुका है। रितेश कह रहे हैं कि सर दवा बंद होने के बाद फिर से प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अच्छा रितेश, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो रितेश, ऐसा है कि एक एक एनालॉजी लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि साइकेट्री की जो बीमारियां हैं ना, वो कई बार एक स्प्रिंग की तरह होती हैं, और जब आप उस स्प्रिंग के ऊपर दवा एक वेट की तरह होती है। जब उस स्प्रिंग पे आप वो दवा का वेट रख देते हैं तो वो स्प्रिंग दब जाता है। लेकिन अगर आपने उस स्प्रिंग से वो दवा का वेट हटा लिया तो स्प्रिंग वापस ऊपर आ जाएगा, मतलब बीमारी वापस ऊपर आ जाएगी। इसीलिए देखा गया कि अगर दवाई कम टाइम के लिए दी जाए तो बीमारी वापस आ जाती है। लेकिन मान लो एक स्प्रिंग है और उस पर दवा का वेट रख के हमने छोड़ दिया लंबे टाइम तक, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो लंबे समय तक जब बीमारी दबी रहती है तो दबे दबे वो बीमारी खत्म हो जाती है। और उसके बाद अगर आप धीरे धीरे करके उस वेट को उठाते हो, यानी कि दवाइयों को धीरे धीरे करके कम करते हो, तो बीमारी वापस नहीं आती है। तो लंबा इलाज सबसे अच्छा तरीका है बीमारी को वापस आने से रोकने का। तो इसीलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, हालांकि किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उससे प्रॉब्लम खत्म हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, खत्म करते हैं इसको, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, मेरा भी थोड़ा सा गला बैठ रहा है अब। तो फिर से बोलूंगा, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अगर आप में से किसी को भी कुछ मानसिक समस्या लग रही है तो प्लीज अपने शहर के नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलिए, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो। मानसिक रोगों का इलाज संभव